हेलो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो ना यूपी बोर्ड क्लास 10th वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर कल है ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर है और इसका हम A to Z सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और साथ में ये भी बताएंगे कि सामाजिक विज्ञान के जो लॉन्ग आंसर होते हैं उनको आपको कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है ताकि एक भी नंबर न कटे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में जो उत्तर होते हैं वही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देख सकते हैं इसका A to Z आपको सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ निर्देश दिया रहता है और आपको समय दे दिया है 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट ये जो मिलता है आपको, ये पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है और आपका पूर्णांक है 70 नंबर और इसमें 30 नंबर आपके स्कूल से प्रैक्टिकल का जुड़ जाता है। देखिए, शुरुआत में ये सामान्य निर्देश दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसको आपको पढ़ लेना है, कैसे कैसे ये मतलब कि क्या निर्देश दे रहा है, इनको पढ़ लेना है। उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट चालू करके दिखाता हूँ इधर से। जो आपका सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, वो आएगा खंड क में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो खंड क में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर निर्देश दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको OMR शीट मिलेगा, उसमें इसको आपको भरना होगा, ठीक ना, जो आंसर सही होगा उसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1945 में। इन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। उसके बाद भारत में मताधिकार की आयु क्या है। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है। तो आप बहुत सारे लोग जानते हैं, ये तो जनरल बात हो गई कि 18 वर्ष हमारे यहाँ मताधिकार की आयु है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। या ये किसका कथन है, ठीक है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे, तो इनका तो कहना है ही नहीं। ये है बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब दूसरे मतलब चौथा क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1914 से। 15 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, ये सामान्य जीके है, जो मतलब कि न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको भर देंगे कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। ओके। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किए। तो ये तो कोई भी जानता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ किए हैं वो है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किए थे। उसके बाद आपका ये अति लघु उत्तरीय आ जाता है। इस साइड में आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन करा दिए हैं बहुविकल्पी के, और इसको हम छोड़ दे रहे हैं अभी तक, क्योंकि इसके साइड में ही बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको इधर दिए हुए हैं। तो ये जो आपके पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको बाद में करेंगे, इस बहुविकल्पी को करके। तो आगे थोड़े बहुविकल्पी दिए हुए हैं, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी बहुविकल्पी दिए हुए हैं, यहाँ से बहुविकल्पी स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ बहुविकल्पी यहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहला है कि कर्तन दहन कृषि यानी कि झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो कर्तन दहन कृषि जो पाई जाती है वो पाई जाती है मिजोरम में। कहाँ पाई जाती है? मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभावित संसाधन है, मतलब कि संभावित संसाधन कौन सा है। तो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जो होता है वो मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। मतलब कि देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है उसको बताना है। तो पहला है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर मतलब कि पढ़े लिखे के दर पर, उसके बाद लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या उपरोक्त सभी पर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित होता है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक जो
जो विभाजित होता है वो उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है, जो मतलब कि अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी क्वेश्चन है, उसको आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ तक हम खत्म कर दिए थे। इसके बाद यहाँ पर लघु उत्तरी क्वेश्चन आता है, अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले किन्हीं 2 प्रसिद्ध भारतीयों के नाम आपको लिखने हैं। तो आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर के सबसे पहले तो एक महात्मा गांधी, जो सब लोग जानते हैं गांधी जी को, उनका जन्म हुआ था। दूसरा जो थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इसको आपको याद कर लेना है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले 2 प्रसिद्ध भारतीय। उसके बाद फ्रांस की क्रांति से संबंधित किन्हीं 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उनके संबंधित कोई 2 दार्शनिकों के नाम लिखना है। तो आपको बता दूं कि एक है मॉन्टेस्क्यू, उसके बाद दूसरा है वाल्टेयर। मॉन्टेस्क्यू और दूसरा है वाल्टेयर। यहाँ पर लिख दे रहे हैं मॉन्टेस्क्यू और दूसरा है वाल्टेयर। वाल्टेयर आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद संघीय शासन व्यवस्था क्या है, इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको लिख देना है संघीय शासन व्यवस्था क्या है और उसकी 2 विशेषताओं को लिख देना है। आपको इसको तैयार कर लेना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न में है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखे। बहुत ज्यादा आसान है, 3 नेताओं का आपको नाम लिख देना है। या अथवा करके आपको क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के उत्तरदायी कोई 3 कारण लिखिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो 1857 में, जो 1857 की क्रांति हुई थी, वहीं से एक मतलब कि चिंगारी उठी थी प्रथम स्वतंत्रता की। वही उसी के बारे में असफलता के 3 कारण लिख देना है। जो भी आपके मन में आए उसको आपको लिख देना है, ठीक है ना। देखिए सामाजिक विज्ञान में जो होता है ना, क्वेश्चन लिखने का तरीका, अगर आप हेडिंग डाल डाल के क्वेश्चन को लिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो आपका एग्जामिनर मतलब कि फिक्स है कि आपको अच्छे नंबर देगा। लेकिन अगर आप उसी में मतलब कि डायरेक्ट लिख रहे हैं तो वैसे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अगर आप उसका मतलब कि यही है तो एक लाइन मतलब कि हेडिंग डाल डाल कर 1 नंबर 2 नंबर ऐसे हेडिंग बनाकर अच्छे से लिखते हैं तो बस उसी पर नंबर मिलता है। और अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है ना, तो आपको नंबर लाने से कोई नहीं रुक पाएगा। तो बस उसी तरह से आंसर लिखा जाता है। अगर किसी का आंसर नहीं आता है तो अपने से बनाकर भी आंसर लिख दिया जाता है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको ये नहीं है कि आपका नंबर कट जाएगा, नहीं, आपका नंबर नहीं कटेगा, बल्कि और मतलब कि जो नंबर कटने वाला था वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उससे आपको मतलब कि ऐसे करना है, जैसे अगर आपका कोई भी आंसर ना है तो अपने दिमाग से, अपने मन से जो कुछ भी आता है उस आंसर के बारे में, उसको पहले हेडिंग डालना है और उसके बारे में लिख देना है। जितना करा है उतना लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, सांप्रदायिकता को दूर करने के किन्हीं 3 उपायों का वर्णन कीजिए। इसको आपको तैयार कर लेना है और अथवा में दिया हुआ है। इससे आसान ये दिया हुआ है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। बहुत आसान है, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर। ये मतलब कि अहमदाबाद मिल मजदूर तो इन्हीं का था। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरी आ जाता है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौती है। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौती है, इसको आपको दीर्घ उत्तरी में लिख देना है और इसको करने के बाद आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है एक और प्रश्न कि भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त हैं। आपको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि अथवा में कोई क्वेश्चन दे रहा है, ये नहीं आ रहा है तो आपको ये कर देना है। तो भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त है, इसके बारे में आपको लिख देना है। उसके बाद क्या है 13 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसके उद्देश्य क्या थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अब इसके उद्देश्यों के बारे में लिख देना है कि लोगों को एक मंच पर लाने के लिए मतलब कि इसकी स्थापना हुई थी। जो भी आपके मन में आ रहा है या फिर लर्न करके लिखिए या फिर अपने से बना कर लिखिए, आपको इसको लिख देना है। अथवा में दिया है कि राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने से कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई, इसको आपको लिख देना है। उसके बाद आपका जो मानचित्र कार्य आता है क्वेश्चन नंबर 14, आप देख सकते हैं निम्नलिखित स्थानों को, आप देख सकते हैं निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा चित्र में इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। सही नाम और सही अंकन के लिए इतना मतलब कि प्लस इतना मार्क निर्धारित है। अगर आप इसका आंसर लिखते हैं तो इतना नंबर मिलेगा और मैप पर दर्शाते हैं तो फिर इतना नंबर मिल जाएगा, यानी कि टोटल आपको 1 नंबर मिल जाएगा एक क्वेश्चन पर। तो वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, उसको आपको लिख देना है और मैप पर फिलअप कर देना है। वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है, इसको
उसको आपको लिख देना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और कहाँ पर है तो उसको लिख देना है, ठीक ना। वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसको आपको लिख देना है। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन हुआ था। आंसर लिखेंगे तो 1/2 नंबर, और मैप पर भरेंगे तो पूरा पूरा जो 1 नंबर होता है उसको आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, जहां पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे उस स्थान का नाम लिख देना है, और जो आप सही आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर है कि वह स्थान जहां पर सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। सूती मिल श्रमिकों जो थे उनका सत्याग्रह कहाँ हुआ था, उसको अगर आप लिख लेते हैं और मैप में भर देते हैं तो आपके 1 नंबर फिक्स। और नीचे आपको दिया हुआ है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। आगे जो हमारा भूगोल से है, भूगोल के अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरी प्रश्न भूगोल से 21 नंबर क्वेश्चन है कि पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किन्हें कहते हैं। कोई 2 उदाहरण दीजिए। पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किन्हें कहते हैं, और कोई 2 उदाहरण देकर आपको स्पष्ट कर देना है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार की 2 विशेषताएं बताइए। अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार की 2 विशेषताएं आपको बता देना है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अल्प रोजगार किसे कहते हैं। अल्प रोजगार किसे कहते हैं, अगर आप इसको बता देते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के, ठीक है ना। उसके बाद इसको अगर आप बता देते हैं तो नीचे आता है लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न क्या है, लघु उत्तरी प्रश्न आपके 3 नंबर, इस बार 4 नंबर के पूछे जाएंगे। और क्या है लघु उत्तरी प्रश्न कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इस पर आप लिख देते हैं तो आपके 4 नंबर फिक्स हो गए। उसके बाद अथवा करके दिया हुआ है कि काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। आपको ये करना है ना, तो ये करना है। देश की स्थिति की तुलना के लिए हमें कौन सी विधि बेहतर है, राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय, इसके बारे में स्पष्ट कर देना है और बता देना है कि देश की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सा ज्यादा बेहतर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिना तैयार किए मत जाना क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में आता है। वो है कि भारत में मिट्टी के प्रकारों पर निबंध लिखिए। जो भारत में मिट्टी कितने प्रकार की है उनके प्रकारों पर निबंध लिख देना है। या अथवा में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, जो मिट्टी के कटाव होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं, और उनके रोकने के लिए कोई 4 उपाय लिखिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। भूक्षरण से आप क्या समझते हैं और रोकने के 4 उपाय, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। अथवा में उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए और उपभोक्ता आंदोलन कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। उपभोक्ता मतलब जो बाजार की वस्तुओं को खरीद कर उसका उपयोग करते हैं वही उपभोक्ता होते हैं। तो उनके आंदोलन का कारण बता देना है और उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उपभोक्ता को, उसको बता देना है, ठीक ना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मानचित्र कार्य जो है भूगोल से। भूगोल का मानचित्र कार्य आप देख सकते हैं, निर्देश में दिया हुआ है कि भारत के दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। सही अंकन करने पर इतना इतना आपको नंबर निर्धारित दिए जाएंगे, ठीक ना। 28 नंबर का पहला क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी चिन्ह द्वारा दर्शाना है। इस चिन्ह द्वारा कहाँ पर है मैप में, इसको इस चिन्ह द्वारा दर्शा देंगे और आपके पूरे का पूरा नंबर 1/2 + 1/2 यानी कि पूरे के पूरे 1 नंबर आपके मिल गए, ठीक है ना। उसके बाद सरदार सरोवर बांध इस चिन्ह से दर्शा देना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिना तैयार किए मत जाना क्योंकि सरदार सरोवर बांध को इस चिन्ह से दर्शा देना है और दर्शाने के बाद आपको पूरे के पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शा देना है और 1 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शा देना है। उसके बाद विशाखापट्टनम बंदरगाह को इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। उसके बाद नीचे जो है ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए है।
उसके बाद ये आपका इंग्लिश में दिया होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको पूरा का पूरा पेपर का एनालिसिस करा दिया और आपको बता दिया हूँ, अगर आप इस पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आपके इससे 40 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि 40 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे इसी से टकराएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।